आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का ये पेपर 1 का चैप्टर 2। ये स्पेशल बैच के तहत हम लोग चैप्टर को पूरा विस्तार से समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं और चैप्टर खत्म होते ही हम उसका क्या करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन उसको करवाएंगे। उसके बाद उसका मॉडल सेट बनाकर हम देंगे, खुद से आप लोग सॉल्व कीजिएगा। और जो चैप्टर 1 है इससे पहले वाला अगर चैप्टर का वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का वहां से देख सकते हैं या प्ले लिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। चैप्टर 1 में क्या था, चैप्टर 1 में अब पूरा कंप्लीट हो गया। उसके बाद उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिया। उसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं था, सब्जेक्टिव क्वेश्चन उससे पूछा भी नहीं जाता, इसीलिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम नहीं करवाए। और उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मॉडल सेट टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया गया है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और वहां पर डाला गया है उसका मॉडल सेट सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्योंकि उसमें चैप्टर 1 में सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही थे। तो अगर उसको उस मॉडल सेट को सॉल्व करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा टेलीग्राम का, वहां से जाकर देख सकते हैं। अब देखिए टेलीग्राम में देने से होगा ये, देखिए टेलीग्राम में हम क्यों देते हैं, क्योंकि टेलीग्राम में उसमें पीडीएफ हम दे देते हैं और आप लोग क्या करते हैं उसके आंसर लिखकर वो उसमें भेज देते हैं। और कुछ पूछना भी होता है तो आप पूछ लेते हैं आप लोग। इसीलिए हम टेलीग्राम ग्रुप में क्या करते हैं, इसको मॉडल सेट को टेलीग्राम ग्रुप में भेजते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप इसीलिए बनाया गया, टेलीग्राम ग्रुप इसीलिए हम बनाए हैं ताकि ये मॉडल सेट उसमें दे सके। तो अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, मॉडल सेट देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा टेलीग्राम ग्रुप का, जो वहां से जाकर देख सकते हैं। जैसे ही चैप्टर 2 अभी तो शुरू हो रहा है, जैसे ही ये भी खत्म होगा, इसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन है, तो दोनों क्वेश्चन को करवाएंगे और उसके बाद उसका क्या करेंगे, मॉडल सेट देंगे। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिए ये अध्याय हमारा 2 क्या है, प्राचीन भारतीय इतिहास अध्ययन के स्रोत। यानी कि ये इतिहास पढ़ने से पहले ये हमें समझना पड़ेगा कि ये जानकारी कैसे मिली इतिहास के बारे में। इतिहास के बारे में कि पहले ये यहाँ के राजा थे, इतना इनका साम्राज्य भी थे। सम्राट अशोक के बारे में, उसका साम्राज्य विस्तार यहाँ तक था। मौर्य वंश का राजा था वो। या बिंदुसार के बारे में, बिंबिसार के बारे में कैसे पता चलता है कि मगध के सम्राट थे, मगध उनकी राजधानी थी, बहुत सारे सैनिक थी, कैसे पता चलता है। उस समय कोई आदमी बचा है कि बताएगा कि हाँ देखो हम वहां पर थे, बिंदुसार के दरबार में थे और वहां पर इतने लोग रहते थे। कोई बच्चा थोड़े है कि बताएगा, कोई आदमी उस समय का नहीं है। तो आदमी जब नहीं है तो कैसे हम लोगों को पता चलता है, कि उनके बारे में पता कैसे चलता है। जैसे आप खुद सोचिए, हम लोगों का डेट ऑफ बर्थ कैसे पता चलता है। डेट ऑफ बर्थ का मतलब जन्म, किस दिन जन्म हुआ था कैसे पता चलता है। उसका भी 2 स्रोत है। हम लोग का अगर जन्म पता करना है तो 2 स्रोत है, पहला मौखिक और दूसरा लिखित। मौखिक का मतलब अगर आपका खुद का जन्म पता करना है तो किससे पूछना पड़ेगा, अपने मम्मी से, पापा से पूछना पड़ेगा या दादाजी, जिससे जो बता सके। मौखिक बताएंगे, वो बताएंगे हाँ इतना तारीख को आपका जन्म हुआ था, इस साल में जन्म हुआ था, ठीक है। और नहीं तो लिखित। लिखित का मतलब जिस समय जन्म हुआ था उस समय क्या हुआ होगा, जन्म प्रमाण पत्र बना होगा। और नहीं तो कोई भी आपके घर के सदस्य या कोई भी एक कॉपी पर लिखे होंगे कि हाँ इस दिन इसका जन्म हुआ था। तो 2 स्रोत हो गया ना जन्म पता करने के। वो तो मौखिक, जो घर वाले बताएंगे वो तो मौखिक हो गया, क्योंकि भरोसा उन्हीं पर करना है ना, और किस पर भरोसा। और दूसरा लिखित, कि लिखे होंगे कहीं पर लिखित होगा तो उस पर भरोसा करना है। तो वही प्राचीन भारतीय इतिहास के जानने का कि कैसा कैसा इतिहास था, लोग कैसे रहते थे, क्या था, ये भी स्रोत कितना है, 2 स्रोत है। एगो पुरातात्विक है, एगो साहित्यिक है। तो साहित्यिक का मतलब समझ लीजिए लिखित। साहित्य में क्या आता है, लिखा हुआ जो बात रहता है वो साहित्य के अंतर्गत आता है। जैसे जन्म पता करना था ना, तो जो भी लिखा हुआ बात, जैसे जन्म प्रमाण पत्र, वो लिखित हो गया। या घर में कोई कॉपी वॉपी पर लिख दिया कि जिस समय जन्म हुआ था उस समय कॉपी पर लिख दिया, तो वो भी लिखित में आता है। वही साहित्यिक स्रोत भी वैसा ही है, वो भी साहित्य में, लिखित में ही ये साहित्यिक स्रोत आता है। इसमें लिखा हुआ बात रहता है। किताबों में क्या होता है, लिखा हुआ बात रहता है। वो साहित्यिक स्रोतों से कुछ भारत के इतिहास के बारे में पता चलता है, कि राजाओं के बारे में, महाराजाओं के, राजा महाराजा कैसे थे उस समय, राजा कैसे थे और लोग कैसे रहते थे, क्या थे, साहित्य से पता चलता है। और दूसरा क्या होता है, पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक का मतलब समझिए, पुरातत्व का मतलब क्या होता है। देखिए पुरातत्व कहते रहते हैं, लेकिन इसका मतलब है नहीं समझते कि इसका मतलब होता है क्या। देखिए पुरातत्व का मतलब होता है प्राचीन समय में जो भी हम लोगों से, जो भी पुराने समय में जो भी लोग रहते थे, उनके द्वारा उपयोग की हुई जितनी भी वस्तुएं, कोई भी वस्तु अगर मिल जाए तो सारी वस्तुएं पुरातत्व होती है। क्या होता है, सारी वस्तुएं क्या होता है, पुरातत्व। उसको पुरातात्विक कहते हैं। जैसे उनका मान लीजिए उनका उपयोग किया गया कप मिल गया, प्लेट मिल गया, उनका घर मिल गया, घर मिलता है ना, घर मतलब राजा का महल मिल गया, या वहां के जो आसपास के बस्ती में लोग रहते थे उनका घर मिल गया, या उनके द्वारा उपयोग किया गया उनका वस्त्र मिल गया, या और भी बहुत कुछ मिलता है। जैसे हल मिल गया, हल मिलता था उस समय, सिंधु घाटी के समय हल मिला था, तो हल मिल गया या कुछ और मिल गया। उनके द्वारा उपयोग किए हुए जितने भी वस्तुएं मिले ना, वो सब किसमें आ जाएंगे, पुरातत्व में। जैसे राजा का महल हो गया, किसमें आता है, पुरातत्व में। ये पुरातत्व विभाग के अंतर्गत आता है।
तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो पुरातत्व स्रोत का मतलब समझ में आ गया कि उनके द्वारा उपयोग की हुई जो भी वस्तुएं मिलेंगे वो पुरातत्व के अंतर्गत आएंगे। अब देखिए पुरातत्व में क्या आएगा, अभिलेख। पुरातत्व में क्या है, वही उनके द्वारा उपयोग की हुई जो वस्तुएं हैं, अभिलेख। अभिलेख खुद राजा लिखवाते थे। क्या करते थे, जैसे इस समय देखे होंगे ये रोड बनता है, रोड के आपको उदाहरण लेते हैं। रोड बनता है ना, तो रोड बनने के बाद में रोड के साइड में एगो बड़ा सा पत्थर पर लिखवाया जाता है ना कि किसके द्वारा बना हुआ है, इसमें कौन कौन सहयोगी है, कहां से कहां तक ये रोड बना हुआ है और इसमें कितना राशि खर्च है। ये सब एगो बोर्ड पर, या तो लोहा का बोर्ड होगा और नहीं तो पत्थर का बोर्ड पर, उसको सीमेंट से चिपका दिया जाता है। ऐसे ही होता है ना, इतना बड़ा बोर्ड पर ऐसे ही लिखवाया जाता है कि हाँ इन्होंने बनाया, इतना इतना दूर में बनाया गया है, इतना राशि खर्च हुआ है, प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया है कि मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया है, ये सब लिखा रहता है ना। ठीक, राजा भी कोई भी कार्य करते थे तो क्या करते थे, वो भी अपने राज्य में कई जगहों पर बड़े बड़े पत्थरों पर लिखवा देते थे कि देखिए हमने इतना बड़ा काम किया, ये किया। राजा इसलिए लिखवाते कि जनता को पता चले कि राजा ये काम किए हैं। उस समय टीवी और मोबाइल तो था नहीं कि न्यूज पर चला दिए कि राजा ने ये घोषणा किया है, तो ये राजा ने ये इतना बड़ा काम का, आज से ये नियम लागू हो जाएगा, ये ऐसा था नहीं। दो गो माध्यम होता था, या तो ये ढोलक बजाने वाले देखे हैं, राजा का ये आदेश है कि ये करना है, ऐसा एक ढोलक बजाने वाला होता था तो राज्य में पूरा घूमकर आदेश बताता था। और नहीं तो दूसरा तरीका होता था कि राजा क्या करते थे, अपना अभिलेख लिखवा कर और कुछ महत्वपूर्ण बात, कोई बड़ा बात हो, मान ली राजा का कोई छोटा सा आदेश हुआ तो वो बोल देगा, बोलने वाला ये ढोलक बजाने वाला जो बोलता है ना कि राजा का ये आदेश है कि ऐसे कल से होगा, ये ऐसे ऐसे, तो वो बोल देगा। लेकिन अगर बड़ा कुछ बात रहेगा तो उसको क्या करते थे, राजा अभिलेख में लिखवाते थे, यानी कि पत्थरों पर लिखवा कर, और क्या करते थे, पत्थरों पर लिखवा कर ऐसे ये पत्थर बड़ा सा क्या करते थे, लगवा देते थे, वही अभिलेख हुआ। और ये देखिए अभिलेख और स्तंभ लेख में मिलता है। अभिलेख के अंतर्गत स्तंभ लेख यानी खंभा पर जो लिखवाया जाता है ना, खंभा, स्तंभ का मतलब खंभा होता है, खंभा पर, चौड़ा खंभा पर, ये नहीं गोल भी खंभा पर लिखवाया जाता था, गोल भी खंभा पर, ये चौड़ा खंभा पर जो लिखवाया जाएगा उसको स्तंभ लेख बोलेंगे। ये अभिलेख पत्थरों के अंतर्गत जो पत्थरों पर अभिलेख होता है। और गुफा में जो लिखा जाता है ना, गुफों में भी लोग रहते थे पहले, तो वो अपने चित्र बना देते थे या गुफा में कुछ लिख देते थे, तो उसको गुहा लेख बोलते। तो वो भी शुरू होता है स्मारक राजा का महल। कितना राजा का महल है, भारत में बहुत ज्यादा राजा का महल है, तो उनका जो महल है वही, या भवन, जितने भी प्राचीन समय का भवन है, राजा का महल है, ये सब किसमें आ जाएंगे, स्मारक। वो भी तो बहुत कुछ बताते हैं राजा के बारे में ना। अभिलेख में तो राजा के बारे में पता चलता है कि राजा ने क्या क्या कार्य किया, अभी पता चलता है वो राजा ने क्या कार्य किया। स्मारक द्वारा भी तो पता चलता है ना। स्मारक, कोई भी राजा का बड़ा स्मारक देखेंगे, बड़ा महल देखेंगे, तो आप खुद सम्मान क्या लगाएंगे कि राजा गरीब हो गए हैं। राजा का कोई भी महल देखेंगे तो क्या अनुमान लगाएंगे, राजा गरीब हो गए। वो कहानी था एक पता नहीं, ऐसे ही कहानी था, ऐसे ही एक राजा था, बहुत बड़ा राजा था, लेकिन वो गरीब था। तो बताइए ऐसा हो सकता है, नहीं। तो ये वो बस ऐसे एक छोटा सा कहानी था कि बहुत बड़ा राजा था, वो गरीब था, ऐसे कुछ नहीं। तो आप भी क्या, ये बस ऐसे ही था। तो ये आप अगर कोई महल बड़ा देखेंगे, राजा का कोई बड़ा महल देखेंगे, तो क्या अनुमान लगाएंगे कि वो राजा कैसे रहता होगा। उसका सभा देखकर, सभा के पास जितने भी पत्थरों वाली कुर्सियां लगी होंगी, कुर्सियों को देखकर यह अनुमान लगाया जा सकता है कितने इसके दरबार में लोग आते होंगे, कितने मंत्री होंगे, सब अनुमान लगा सकते हैं ना। ये सारे अनुमान लगाया जा सकता है। इसका साम्राज्य विस्तार क्या होगा, ये क्या क्या करता होगा, कितना उसका हथियार देखकर ये पता कर सकते हैं कि युद्ध कैसे लड़ता होगा, क्या करता होगा। या स्मारक के अंदर, स्मारक से देखकर बहुत कुछ पता कर सकते हैं। राजा के बारे में सोच नहीं सकते हैं ये ऐसा ऐसा होता होगा, अनुमान तो लगा सकते। उसके बाद सिक्का, राजा द्वारा सिक्का भी चलवाया था। सिक्का से ही पता चलता है कि उस राजा का काल कब से कब तक था, राजा के काल कब से कब तक था, राजा ने शासन कब से कब तक किया था। ये सब पता किससे चल पाता है, सिक्का से भी पता चल पाता है। कैसा कैसा सिक्का चलवाता था उसके पास। अब मान लीजिए जिस राजा के पास सोना होगा उसी ने सोना का सिक्का चलवाएगा। तो यही बात ये सिक्का भी बताते हैं, सिक्का भी यही बात बताते हैं। अब देखिए आगे आप लोग पढ़िएगा कि ये सिक्का से कैसे कैसे राजा ने सिक्का कैसे कैसे चलवाया, कौन कौन सा राजा चलवाई, आगे पढ़ना। उसके बाद मूर्तियों को देखिए, अब मूर्ति मिलने से ये होगा कि उस समय का पता चलेगा कि उस समय लोग धर्म में कैसा विश्वास था, राजा कैसे थे। राजा की भी मूर्तियां बनाई जाती थी। किसकी मूर्तियां, राजा की भी मूर्ति बनती। राजा के किस विषय, मतलब किस चीज में वो रुचि रखता है, ये सब पता चलता है मूर्ति से। चित्रकला,
यानी चित्र बनाने से लोग किस चीज के चित्र बनाएंगे? जो इस समय चल रहा है वही बात के चित्र बनाएंगे। कोई ऐसा जानवर बना देंगे कि जो इस समय है ही नहीं, कोई ऐसा लोग बना देंगे, कोई ऐसा लोग का चित्र बनाएंगे जो इस समय नहीं है। चित्र कैसे बनता है? देख कर बनता है, तो उसे पता चल जाएगा। अच्छा, उस समय ऐसे लोग कपड़ा पहनते होंगे, जिस तरह से चित्र बना होगा वो अनुमान तो लगा सकते हैं ना, हाँ ऐसे लोग कपड़ा पहने होंगे, क्योंकि चित्रकला मिला हुआ है गुफा में भी। गुफा में बहुत भीमबेटका का गुफा में मध्य प्रदेश में मिला हुआ चित्र, वो पाषाण काल का है, तो उससे पता चलता है। और देखिए उस पर बना क्या हुआ है, एक आदमी भाला लिया हुआ है और एक जानवर को ऐसे मारने के लिए जा रहा है, ऐसे पता चलता है। तो उस समय क्या अनुमान लगाएंगे हम कि जो आदमी उस समय थे शिकार करते थे, तभी तो ऐसे चित्र बनाए होंगे ना। चित्रों से बहुत कुछ पता चलता है, मुहरों से। मुहर से क्या पता चलता है कि व्यापार कहाँ से कहाँ तक होता था, मतलब एक जगह से दूसरे जगह का अगर मुहर मिले तो पता चलेगा अच्छा यहाँ का मुहर यहाँ। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता का मुहर मिला है, वहां फारस में मुहर मिला है, फारस की तरफ यानी ईरान की तरफ सिंधु घाटी सभ्यता का मुहर मिला था। तो ये क्या अनुमान लगाया जाता था कि हाँ सिंधु घाटी का व्यापार वहां से, तभी ना मुहर इधर से उधर मुहर हुआ। उसके बाद ये पुरातात्विक स्रोत तो समझ लिया। साहित्यिक स्रोत, साहित्य मतलब लिखा हुआ किताब के टाइप का रहेगा, वो साहित्यिक स्रोत हुआ। तो साहित्य में क्या, भारतीय साहित्य और विदेशी साहित्य, यानी भारत के इतिहास के बारे में जितने भारतीय साहित्य लिखे गए हैं वैसे ही लगभग कुछ कम विदेशी साहित्य भी लिखे गए। अब विदेशी लोग भारत के बारे में क्यों लिखते थे बताइए? तो विदेशी लोग क्या जरूरत थी भारत के बारे में? देखिए भारत जो है एक बहुत बड़ा शिक्षा का केंद्र था। प्राचीन समय में नालंदा, तक्षशिला, ये विक्रमशिला, ये जितने भी यूनिवर्सिटी थी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी के नाम सुने होंगे ना, वहां के चाणक्य थे, वहां के जो टीचर थे, प्रोफेसर कौन थे? आचार्य उसको बोलते हैं। कौन थे? चाणक्य। बताइए, चाणक्य जैसे महान लोग उस समय थे वहां की यूनिवर्सिटी में। तक्षशिला, फिर ये नालंदा, जानते हैं बिहार वाला नहीं, नालंदा, ऐसे बड़े बड़े यूनिवर्सिटी थे भारत में। अब यूनिवर्सिटी होने से बाहर के लोग पढ़ने आते थे, जैसे चीन के यात्री आए थे, बहुत सारे चीन के यात्री नहीं, चीन के पढ़ने वाले स्टूडेंट आए थे। चीन के यात्री भारत को घूमने के लिए आते हैं, और धर्मों के दृष्टि से भी भारत बहुत महत्वपूर्ण है। सारे धर्मों के लगभग धार्मिक स्थल भारत में भी मौजूद है। अधिकतर देखिए जैन धर्म हो गया, बौद्ध धर्म हो गया, ये बाकी और भी बहुत सारे धर्म हो गए। ये सारे धर्मों का जो विदेश में भी लोग रहते थे, उस विदेश में भी धर्म अपनाए थे, उनका भी अधिकतर धार्मिक स्थान कहाँ था? भारत में। तो भारत घूमने के लिए आते थे। तो देखिए इस समय भारत लोग घूमने के लिए आते हैं तो साथ में कैमरा वैमरा लेकर आते हैं। कैमरा लेकर आएंगे तो क्या करेंगे? फोटो खींच कर यहाँ से लेके जाएंगे। लेकिन उस समय कैमरा तो था नहीं। जब कैमरा नहीं था तो क्या करके आएंगे जी बताइए? कैमरा नहीं था तो उस समय लिखने वाला सामान लेकर आते थे, और जो भी देखते थे क्या करते थे? लिख के जाते थे, उसको एक किताब के रूप में बना देते थे। तो वही उन लोगों ने भी भारत के बारे में लिखा। उस समय जो आए थे ना, वो भारत के बारे में लिखे, वो भी विदेशी साहित्य हो गया। और उन्होंने जो लिखा उससे भी जानकारी भारत के इतिहास के बारे में मिलती है। ठीक है, भारतीय साहित्य में धार्मिक साहित्य। अब धार्मिक साहित्य में कौन कौन हो जाएगा? अब धार्मिक साहित्य में देखिए, अब धार्मिक साहित्य, धर्मनिरपेक्ष साहित्य और उसके बाद एक संगम साहित्य। और विदेशी साहित्य में यूनानी, चीनी और अरबी, यानी कि यूनानी लेखक, चीनी लेखक और अरबी जो भी लोग आए थे वो भी इसके बारे में लिखे। जैसे चीन से कौन आया था? फरियान वेनसंग आया था। ये सब भारत के बारे में ठीक ठाक लिख कर लेकर गए थे, तो उनसे भी भारत के बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद ये भारतीय साहित्य में लिख लेते हैं धार्मिक साहित्य, धर्मनिरपेक्ष और संगम साहित्य। तो धर्मनिरपेक्ष साहित्य में अर्थशास्त्र, राजतरंगिणी और बहुत सारे आते हैं ग्रंथ जो धर्मनिरपेक्ष हैं, यानी कि धार्मिक बातें इसमें नहीं है। इसमें देखिए, अब अर्थशास्त्र में मुख्य रूप से किसने लिखा था? कौटिल्य, जिनका क्या नाम था? विष्णुगुप्त भी नाम था, और उसके बाद चाणक्य भी नाम था। चाणक्य को ही क्या कहते हैं? विष्णुगुप्त कौटिल्य, जिन्होंने अर्थशास्त्र लिखा था। अर्थशास्त्र में मुख्य रूप से राजनीति के बारे में, यानी कि राजनीति कैसे चलाना चाहिए, राजा को कैसे होना चाहिए, राजा के कितना अंग होना चाहिए, मतलब राजा का अंग मतलब कितने उसके मंत्रिमंडल में लोग होने चाहिए, आस पड़ोसी कैसा होना चाहिए, जिस राज्य में राजा शासन कर रहा हो राज्य कैसा होना चाहिए, उसका जो लड़का आगे राजा बनने वाला राजकुमार को कैसी शिक्षा देनी चाहिए, उसके कर प्रणाली कैसा होना चाहिए, लोगों के बीच उसकी जो योजना है वो कैसी जानी चाहिए, और उसका युद्ध नीति क्या होनी चाहिए, ठीक ठाक सब, मतलब ये किस में लिखा गया था? अर्थशास्त्र में। उसके बाद राजतरंगिणी भी है, कलर की राजतरंगिणी, इसमें भी ठीक ठाक लिखा गया था भारत के बारे में, यानी कि भारत के बारे में ठीक ठाक उस समय जानकारी हो जाती थी। उसके बाद धार्मिक साहित्य में देख लेते हैं ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। ब्राह्मण साहित्य में क्या आते हैं? वेद, ब्राह्मण ग्रंथ। अब देखिए, ब्राह्मण साहित्य और ब्राह्मण ग्रंथ दोनों अलग अलग है। ब्राह्मण साहित्य में ये सब आ जाएंगे, ब्राह्मण साहित्य में पूरा आ जाएंगे आरण्यक, उपनिषद, वेदांग, महाकाव्य और पुराण।
लेकिन ये ब्राह्मण ग्रंथ क्या होता है, वेदों को, वेद बहुत लंबे लंबे थे, तो यज्ञ करवाने के लिए, पढ़ने के लिए बड़े मतलब बहुत दिन समय लग जाता था। उसी के लिए ब्राह्मण ग्रंथ की रचना की गई। छोटा छोटा मतलब उसके जितने भी महत्वपूर्ण बातें हैं वो ब्राह्मण ग्रंथ में लिख दी गई। तो वही होता है ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत सब आ जाते हैं। उसके बाद बौद्ध साहित्य से भी, जैन साहित्य से भी ठीक ठाक मिल जाता है भारत के इतिहास के बारे में जानकारी। तो हमें लगता है कि बढ़िया से सब समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग इसी में इसके आगे हम लोग अगले भाग में पढ़ेंगे। हमें लगता है समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। हमें लगता है समझ में आ गया होगा।